ओके। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस मंच पर। गुड इवनिंग पहले तो सभी का स्वागत है। आज ये भाई आपकी क्लास लाइव हो गई है, एक बार रिफ्रेश करना वहां से। हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। रिफ्रेश कर दो वहां से। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको एक छोटी सी सूचना दे देते हैं, छोटी सी जानकारी है। करियर विल पर सीटेट का टारगेट बैच आया हुआ है, जो कि टारगेट है किसके लिए? दिसंबर में होने वाले तुम्हारे सीटेट के एग्जाम के लिए। ये उसकी कुछ डिटेल है आपके सामने। टीम आपकी जानी पहचानी है। सीडीपी हिमांशी मैम पढ़ाएंगी, मैथ पढ़ाऊंगा मैं, ईवीएस पढ़ाएंगे विवेक सर, हिंदी और संस्कृत पढ़ाएंगे अरुण सर, इंग्लिश पढ़ाएंगे अरुण गौतम सर, और पेडागोजी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाएगी। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 और इनका कॉम्बो बैच, ये 3 बैच आए हुए हैं किस पर? आपके करियर विल ऐप पर। यहां पर आप फीस देख सकते हैं, फीस 2499 है और यहां पे लिखा हुआ है 1999। 31 तारीख तक, अगर आप 31 जुलाई तक इस बैच को लेते हैं या इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो फ्लैट आपकी फीस जो आपको नजर आ रही होगी वो है 1499। 1499 रुपीज आपकी फ्लैट फीस रहेगी किसकी? एक पेपर की, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपके दोनों विषय रहेंगे, मैथ साइंस रहेगा, एसएसटी रहेगा, ये दोनों विषय आपके रहेंगे। गुड इवनिंग है भाई सभी को। हाउ टू क्लियर सीटेट, क्या बात है, बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। फटाफट अपन ये जानकारी आपको दे देते हैं। यहां भी आपकी, अगर आप सिंगल बैच लेते हो, पेपर 1 लेते हो तो भी 1499 रुपए 31 जुलाई तक, और अगर आप पेपर 2 भी लेते हो तो भी 1499 का फ्लैट आपका प्राइस रहेगा, 31 तारीख तक रहेगा ये। ठीक है भाई। और अगर आप कॉम्बो बैच लेते हो तो कॉम्बो बैच की फीस जो रहेगी वो रहेगी 2499, 2499 रुपए दोनों बैचेस की, पेपर 1 और पेपर 2 कंबाइंड बैचेस की। ठीक है भाई, चलिए अब अपन बात करते हैं सीटेट के बारे में कि भाई सीटेट के अंदर मैं क्या पढ़ाता हूं। मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। पेपर 1 में आते हैं कंटेंट के 15 सवाल, पेपर 2 में आते हैं कंटेंट के 20 सवाल। इस बार पेपर हुआ था ऑनलाइन, पैटर्न हो गया थोड़ा सा चेंज, क्वेश्चंस का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल दी जा रही है, और ऊपर से ऑनलाइन पेपर है तो अब पेपर किस पे ओपन होगा? कंप्यूटर के ऊपर। तो कंप्यूटर के ऊपर पढ़ना होगा, पढ़ के उस सवाल को जल्दी से सॉल्व करना होगा, तो थोड़ा बहुत तो बढ़ गया है लेवल। ठीक है, तो नए पैटर्न पे आधारित हम सवालों को देखेंगे। जितने भी सवाल आए हैं पेपर 1 में, ये क्लासेस आपकी अभी अल्टरनेट डेज पे रहेंगी। पेपर 1 के जितने भी सवाल, जितने भी सेट हुए हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आज की क्लास पेपर 1 की है। ठीक है, तो हम सारे सवालों को देखेंगे, 25-30 सवालों के सेट को अपन लेते हुए चलेंगे। और अभी आपके पास एक अच्छा वक्त है, बढ़िया मौका है दिसंबर में। ये तो पता है कि भाई दिसंबर में पेपर होने वाला है, ये तो 100% तय है, नोटिस आ चुका है। क्लियर है ये बात? तो अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, पेपर 1 के सिलेबस पे नजर मार लेते हैं कि भाई सबसे पहले सिलेबस क्या है। पैटर्न तो अपन देखेंगे ही। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से फायदा क्या होगा? ऊपर से नए सवालों को सॉल्व करो जो तुम्हारे ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए। उससे पहली चीज तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे कि भाई किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, पैटर्न पता चलेगा कि भाई एग्जैक्टली पैटर्न क्या है, सवालों का पैटर्न कैसा पूछा जा रहा है। और तीसरी चीज जो पता चलेगी वो पता चलेगा आपका सिलेबस। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे, ये बहुत ही जरूरी है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक नजर जल्दी से मार लेते हैं भाई, हमारा सिलेबस क्या है। हमको 15 सवाल, मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी? पेपर 1 की। केस पेपर 1 में जो 15 सवाल आने वाले हैं वो 15 सवालों का सिलेबस क्या है, हमको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना होगा और कहां से सवाल किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना होता है नंबर्स। ये एक टॉपिक है आपका, इसको हम हिंदी में संख्याएं कहते हैं। यहां पर आपके जो सब टॉपिक हैं, इसके अंदर जो टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, मैंने देखे हैं बहुत सारे, सारे लगभग सेट देखे हैं। तो एक सवाल तो आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पर बनता है, बहुत ही सिंपल सवाल होता है, हर बच्चा इस सवाल को सॉल्व कर लेता है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का सवाल आएगा। दूसरा सवाल जो आएगा वो स्टेटमेंट का आएगा,
और बेटा वो स्टेटमेंट का सवाल कैसा होगा, वो आपके क्लासिफिकेशन पे आएगा। इसका मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। आपको क्या पता होना चाहिए, इनका वर्गीकरण पता होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट किसे कहते हैं, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, अंतर क्या है इन सब में। क्लियर है ये बात? ओके। इसके बाद जो अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं न्यूमरेशन सिस्टम। ये हम सिर्फ पेपर 1 में पढ़ते हैं, संख्यांकन प्रणाली। न्यूमरेशन सिस्टम क्यों पढ़ा जाता है? जिससे हम संख्या का उच्चारण कर सके, संख्या को वर्ड में एक्सप्रेस कर सके। अगर कोई संख्या लिखी है और उसे अपन को पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे पढ़ते हैं, 1, 10, 100, 1000। तो न्यूमरेशन सिस्टम भी कैसा आता है? इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम क्या है भाई, हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम क्या है, अंतरराष्ट्रीय, जैसे आपने सुना होगा मिलियन, बिलियन। तो ये सारी चीजों में क्या होता है, कन्वर्जन का सवाल आ जाता है या तो फॉर्मेशन का सवाल आ जाता है। वो हम पढ़ेंगे, सवालों के साथ साथ हम सीखते चलेंगे। तो नंबर्स के अंदर ये 3 टॉपिक आपको नजर आ गए और यहीं से एक स्टेटमेंट का सवाल बनेगा। और मैंने देखा है हर सेट में एक स्टेटमेंट का सवाल है, 100% एक स्टेटमेंट का सवाल हर सेट से पूछा जा रहा है, हर सेट में पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब 2 से 3 सवाल तो आपको देखने को मिल गए इस पर्टिकुलर टॉपिक से, जो पहला टॉपिक है आपका नंबर्स। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक क्या है? ऑपरेशन। कि भाई नंबर का ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन ऑफ नंबर्स का मतलब क्या हो गया कि भाई प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। ये भी तो होता है। नंबर्स के साथ क्या करोगे, या तो उनको प्लस करोगे, माइनस करोगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक सवाल देखने को मिलता है। डिवीजन पे तो भैया लिख लो, एक सवाल आएगा ही आएगा। विभाजन वाला सवाल, भाग करने वाला सवाल आपके पेपर में हर साल आता है, चाहे पेपर 1 हो और चाहे पेपर 2, 100% देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या पढ़ना होगा आपको? प्लस माइनस मतलब एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाले सवाल देखने पड़ेंगे और साथ ही साथ आपको डिवीजन पढ़ना पड़ेगा। डिवीजन में आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, भाज्यता के नियम क्या क्या होते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। इसके बाद टॉपिक आपका कौन सा है? फ्रैक्शन। कि जब आपने नंबर्स को पढ़ा तो यहां पे आपको भिन्न पढ़ना पड़ेगा, भिन्न का एक सवाल आपके पेपर में देखने को आपको मिलेगा। चौथा टॉपिक क्या है? मल्टीपल फैक्टर, गुणज और गुणनखंड। भाई मल्टीपल फैक्टर पे भी सवाल पूछा जाता है। एक लैंग्वेज के फॉर्म में सवाल दिया जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा ये सवाल करना कैसे है, फिर आप समझेंगे ये तो फैक्टर वाला सवाल है। क्लियर है? तो यहां से भी एक क्वेश्चन आता है और इसी का टॉपिक को अपन एलसीएम एचसीएफ भी कहते हैं। मल्टीपल फैक्टर को पढ़ोगे तो उसका मतलब तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ कवर हो जाएगा। ये उसका इनिशियल पार्ट है, मतलब अपन इसको इस तरीके से कहते हैं। पांचवा टॉपिक आपका क्या है? वो है आपका टाइम, समय। भैया इस पे सवाल तो आना ही आना है। 1 से 2 सवाल तो पेपर में हर बार पूछे जा रहे हैं, हर बार। चाहे 2019 का पेपर उठा लो, चाहे 2020 का उठा लो, अभी ऑनलाइन पेपर देख लो, 2 सवाल, 1 से 2 सवाल तो आपके समय के पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। मेजरमेंट, ये वो टॉपिक है जो आपकी एनसीईआरटी के हैं। मापन, इस पर सवाल आना ही आना है, मापन पे सवाल आता है। क्लियर है भाई? 7 टॉपिक आपका कौन सा है? मेंसुरेशन, इस पर सवाल पूछा जा रहा है। मेंसुरेशन पे सवाल पूछा जाएगा, क्षेत्रमिति के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और क्षेत्रमिति में क्वेश्चन ज्यादातर किसका पूछा जाएगा? या तो एरिया पूछा जाएगा, पेरीमीटर पूछा जाएगा सवाल में, या फिर आपसे वॉल्यूम पूछी जाएगी। तो या तो क्षेत्रफल पूछा जाएगा, परिमाप पूछा जाएगा, या आपसे आयतन पूछा जाएगा। क्लियर है? 8वां टॉपिक है वो है सॉलिड अराउंड अस। कि आप भाई सॉलिड को देख के पहचानो कि भाई ये किस आकृति का बना हुआ है। जैसे प्रिज्म बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं, सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं, स्फेरिकल शेप बोलते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल सॉलिड अराउंड अस का मतलब है ज्योमेट्रिकल शेप्स। इस पर सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है। 9th क्वेश्चन पैटर्न का। एक पैटर्न आपको दे दिया जाएगा, आपको समझना होगा कि भाई पैटर्न क्या है, कैसे समझेंगे इस सवाल को। और 10वां टॉपिक है आपका डेटा हैंडलिंग। ये 10 टॉपिक आपके कुल मिला के, 1-2 टॉपिक और भी हो सकते हैं, आपने कई किताबों में भी पढ़े होंगे या कहीं और भी देखे होंगे। ये बात कर रहा हूं बेटा मैं पेपर 1 की। अब ये तो वो टॉपिक है जो आप 2019 में भी देख चुके हो, 2020 में भी देख चुके हो, 2021 के पेपरों में भी देख चुके हो। अब 2022 में क्या नया आ रहा है? तो 2021 में क्या नई चीज आई? वो आ गई आपकी रीजनिंग।
आपके रीजनिंग के कुछ सवाल ऐड कर दिए गए हैं। हर सेट में लगभग 1 से 2 सवाल रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं उन 15 सवालों के अंदर। अब यहां पर कौन कौन से टॉपिक हैं? एक तो है भाई नंबर सीरीज, नंबर या अल्फाबेटिक सीरीज। या तो आपसे नंबर सीरीज पूछी जाएगी या अल्फाबेटिक सीरीज पूछी जाएगी। अल्फाबेटिक मतलब ABCD, या तो नंबर्स दे दिए जाएंगे उनके बाद बताना है कौन सा नंबर आ रहा है, या तो अल्फाबेट्स दे दिए जाएंगे उनके बाद कौन सा आ रहा है, या इन दोनों को एक साथ मिला के दे दिया जाएगा, अल्फाबेट और नंबर्स दोनों को। ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है? क्लॉक, क्लॉक पर सवाल आ रहा है। तीसरा टॉपिक कैलेंडर, कैलेंडर पे सवाल आपसे पूछा जा रहा है। चौथा टॉपिक है आपका रैंकिंग, इस पर सवाल देखने को मिल रहा है। पांचवा टॉपिक है आपका सिमिट्री, इस पर सवाल देखने को आ रहा है। अब आप बोलोगे सिमिट्री तो सर ज्योमेट्री में पढ़ते ही हैं। तो ये जो सवाल हैं यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ये पैटर्न चेंज कर रहा है 2021 की वजह से। आपके 2 से 3 सवाल नए पैटर्न पे आधारित सवाल आने लग रहे हैं। आपको मीन के सवाल देखने को मिल रहे हैं जो कि पेपर 2 में आता था। मीन मीडियन के सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने एक ब्रीफ आपको दे दिया कि भाई ये आपका सिलेबस है, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और आप शर्त मानिए इनसे बाहर पेपर नहीं जाएगा। यही टॉपिक है, इन्हीं में से एक एक दो दो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो अब अपन शुरू करते हैं, पहला सेट के सवालों को शुरू करते हैं। 25 से 30 सवाल मैं लेके आया हूं, हर दिन ऐसे ही अपन रखेंगे। अभी अल्टरनेट डेज में क्लास रखेंगे, उसके बाद जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आता जाएगा फिर हम रेगुलर क्लास कर देंगे और अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी बढ़ा देंगे। 30 की जगह 50 या 60 क्वेश्चंस करेंगे, बड़ी बड़ी क्लासेस करेंगे। ठीक है, ये क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई। आपका सवाल ये रहा, साथ ही साथ चेक करते चलिएगा कितने सवाल आपके सही गए। पहले तो सवाल को अच्छे से पढ़िए। पेपर 1 में बच्चे क्या गलती करते हैं मैं बता रहा हूं, एक ही गलती करते हैं, सवालों को ढंग से पढ़ते नहीं। सवाल इतना डिफिकल्ट होगा ही नहीं भाई, ये मैं आपसे बोल रहा हूं, सवाल डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन आप उसको पढ़ने के बाद समझने में थोड़ी जल्दबाजी करते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी, तसल्ली से सवाल को पढ़ना है, इस सवाल का सही उत्तर बताना है आपको, गलत उत्तर नहीं आना चाहिए। एक बच्चे ने 123 भी बता दिया, बताओ गलत ही बता दिया उसने जल्दबाजी में। पढ़ो भाई कि भाई सिराज है जो अरेंज कर रहा है एप्पल अपनी किचन में। उसने 3 रो में एप्पल को अरेंज किया है, सवाल को पढ़ा इन सच अ वे दैट उसने 11 पेयर एप्पल पहली रो में अरेंज किए, दूसरी रो में 22 पेयर कर दिए और तीसरी रो में 33 पेयर कर दिए। तो बताओ उसके पास कितने एप्पल्स हैं उसकी किचन के अंदर। अब यार ये सवाल कितना सिंपल है भाई। पेयर की बात का मतलब हो गया 2 एप्पल, पेयर का मतलब तो 2 एप्पल है, तो 11 पेयर, 22 पेयर और तीसरी रो में 33 पेयर, कुल मिला के उसके 66 पेयर हो गए। और 66 पेयर का मतलब हो गया 66 इंटू 2, इसका मतलब उसके पास 132 एप्पल है। अब इस सवाल को अगर कोई गलत करेगा तो उसका मतलब बेटा वो क्या कर रहा है, वो पाप कर रहा है, उसने कर दिया पाप। और इस सवाल को भी अगर किसी ने गलत कर दिया तो बेटा तुम्हारे ऊपर काला साया है, तुमको दिखाना पड़ेगा किसी तांत्रिक को। ठीक है, चलिए अगले सवाल, ये लीजिए स्टेटमेंट वाला सवाल। जैसा मैं कह रहा था ना भाई, स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं। क्लासिफिकेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो इस सवाल को बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर देंगे। पढ़िए इस सवाल को, लिखा क्या है सवाल के अंदर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, सभी प्राइम नंबर्स ऑड नंबर होते हैं क्या? देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, केवल सिंगल डिजिट के 5 प्राइम नंबर होते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स, मतलब अनंत प्राइम नंबर्स होते हैं। और चौथा है आपका ऑप्शन, द प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब ये क्या है, ये सवाल के नाम पे बेटा क्या है, कलंक है, कलंक। तो इस कलंक को अपने ऊपर लगने नहीं देंगे, इस सवाल का सही उत्तर बताएंगे अपन। ठीक है भाई, तो काला साया किस किस पे है और किस किस ने इसका सही उत्तर दिया। पहली बात तो यह है कि केवल ऑड प्राइम नंबर होते हैं क्या? नहीं भाई, तो 2 क्या हुआ, आपको पता है 2 क्या है, एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। और ये ओनली इवन प्राइम नंबर है, केवल अकेला यही है जो इवन है, तो ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इसका मतलब तो भाई 2 एक प्राइम नंबर है जो कि एक इवन नंबर है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरे स्टेटमेंट पे चलते, देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। अरे भाई प्राइम नंबर लिखोगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे ही लिखते चले जाओगे। तो हमको पता चल गया सिंगल डिजिट के कितने प्राइम नंबर हैं, 4।
तो दूसरा भी गलत हो गया। ये तो 5 की बात कर रहे हैं। अब आते हैं भाई इस पर, इनफाइनाइट होते हैं क्या? करेक्ट है, बिल्कुल इनफाइनाइट प्राइम नंबर होते हैं। और तीसरा प्राइम नंबर, चौथा प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। बिल्कुल, प्राइम नंबर होता क्या है? अ नंबर विच हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, वन और इटसेल्फ। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वो स्वयं संख्या। तो दूसरा भी सही है। तो तीसरा चौथा किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन। करेक्ट क्या हो गया? सी ऑप्शन। कितने बच्चों का सही है और कितने धुआंधार बच्चे हैं जो गलत बता गए इसका? अब ऐसे सवाल तो गलत मत करो यार, ठीक है। आइए भाई इस सवाल को देखिए। ये सवाल क्या है? ये सवाल आपके मापन का सवाल है, मेजरमेंट का सवाल है। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो फ्रैक्शन का सवाल है, डिवाइड करने वाला है। पढ़ें इस सवाल को। स्कूल एनसीसी एनएसएस यूनिट हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 3/4 kg ऑफ शुगर टू एवरी नीडी स्टूडेंट। मतलब प्रत्येक बच्चे को, जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किलो शक्कर दी जाएगी, ये उन्होंने इसका फैसला किया है। तो भाई क्या हुआ है? प्रायोजक ने उन्हें इस काम के लिए कितनी? 28.5 किलो शक्कर दी। 28 1/2 किलो शक्कर दी है। आप एक बात बताओ, इतनी शक्कर दी है, अगर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलोगे तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये कितना हो गया? 57/2। इतने किलो शक्कर है। इस शक्कर को भाई प्रत्येक बच्चे में बांटना है। कितना बांटना है? 3/4। तो डिवाइड कर दो भाई 3/4 से। बस भाई डिवाइड किया तो 57/2, डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई 4/3। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। क्या आंसर है? बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका 38। नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं कितने? 38 बच्चे हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। कितना सेकंड लगा इस सवाल को सॉल्व करने में? जब आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये सवाल आया होगा, जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा, आपको लगता है उसने 5 सेकंड भी लगाए होंगे सवाल को सॉल्व करने में? लेकिन आप जल्दबाजी में गलत करोगे, ये तय है। देखो कई बच्चे सी आंसर दे रहे हैं इसका। बेटा आप घर वालों को समझाओ, पढ़ाई नहीं हो रही मुझ पे, मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई। मन कहां लगा है तुम्हारा? जो लोग गलत उत्तर दे रहे हैं उनका मन कहां लगा है? पढ़ाई में तो नहीं लगा। आओ भाई इस सवाल पे, ये सवाल पढ़ो, देखते हैं भाई कौन इस सवाल का सही उत्तर देगा। मैं आपको दे रहा हूं भाई 20 सेकंड का समय। 20 सेकंड का समय है, बताइए इस सवाल को। पहले तो पढ़ो अच्छे से, समझोगे लिखा क्या है। सवाल में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर्स। मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्या या उसके बराबर होता है। अरे वाह। दूसरा स्टेटमेंट है सम ऑफ 2 नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू बोथ द नंबर्स। मतलब 2 संख्याओं का जोड़ सदैव संख्या के बराबर या उससे अधिक होता है। अरे क्या बात, बहुत ही बढ़िया बात। बताओ भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब बताओ, इसमें कई बच्चे गलती करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। देख रहा हूं बेटा मैं तुम्हारे आंसर, तुम्हारी करतूतों को देख रहा हूं मैं। क्या करतूत करोगे? बी ऑप्शन सही बताओ, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ए? कोई छोड़ा तुमने ऑप्शन? हाँ, बी ऑप्शन। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। यहां पर ये जो ऑलवेज लिख दिया गया ना, ऑलवेज, सदैव, इस सदैव ने सत्यानाश कर दिया है। सदैव का मतलब क्या होता है? आपको बोला गया 2 संख्याओं का गुणनखंड करो, कोई भी 2 संख्याएं ले लो, आपका जो मन करे। आपने ले लिया 2 और 4, 2 4 का मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, और वो 2 4 से बड़ा तो है। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर ले लोगे, फिर अगर मैं कह रहा हूं एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव ले लो, आपने अगर एक पॉजिटिव ले लिया एक नेगेटिव ले लिया, आपने -2 × 4 कर दिया तो कितना आएगा? -8। तो अब बताना, -8 क्या 4 और -2 से बड़ा है कि छोटा है? आप बोलोगे छोटा है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ऐसे ही प्लस में देख सकते हैं कि अगर आप 1 और 1 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 2। आप बोलोगे सर 1 और 1 को जोड़ा 2, जो इन दोनों से तो अधिक है। लेकिन सदैव की बात हो रही है, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लोगे फिर, या 0 ले लो। एक अपन ने 0 ले लिया, एक अपन ने 1 ले लिया, तो इसका मतलब कितना आया? आप बोलोगे 1। अब बताना क्या ये 0 से बड़ा है कि छोटा है? क्लियर है? ये तो बड़ा है। या आप मान लो आप एक ले लो 0 और एक ले लो -1, इन दोनों को जोड़ देना जरा,
तो दूसरा भी स्टेटमेंट गलत हो गया। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। कौन सा आंसर सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, काइंडली एक्सप्लेन इन इंग्लिश। हाँ बेटा, मैं इंग्लिश में ही समझा रहा हूं, इंग्लिश में सवाल को पढ़िए। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि हमेशा ये ज्यादा नहीं होगा और हमेशा ये भी ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है? अगर आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर ऑलवेज की बात की गई है, तो ऑलवेज वो ग्रेटर देन नहीं होगा। अब आते हैं इस सवाल के ऊपर। पढ़िए भाई इस सवाल को, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, बताओ, पढ़ो। रिंकी हैज 3 प्लेट्स ऑफ जलेबी। रिंकी के पास 3 प्लेट जलेबी हैं। प्लेट ए, प्लेट बी, प्लेट सी। प्लेट ए हैज ओनली 1 जलेबी, मतलब ए जो प्लेट है उसमें 1 जलेबी है। बी प्लेट में कितनी जलेबी हैं? बी प्लेट में 5 जलेबी हैं। और सी प्लेट में कितनी जलेबी हैं? 3 जलेबी हैं। सवाल को पढ़ा हमने। सी हैज 3 जलेबीज। शी वॉन्ट टू पुट इक्वल नंबर्स ऑफ जलेबीज इन ऑल द प्लेट्स, मतलब वो चाहती है कि सारी प्लेट्स में बराबर जलेबी हो जाए। देखो भाई, खाने पीने की बात हो रही है, जलेबी हो जाए, तो बताओ भाई कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। ये वाली बात हो गई। ए प्लेट में 1 है, बी में 5 है, सी में 3 है। पहला स्टेटमेंट ये है कि भाई वो क्या करे, टेक 2 जलेबीज फ्रॉम प्लेट बी, इसमें से 2 जलेबी लेके पुट इन प्लेट 1, मतलब प्लेट ए में रख दे। तो भाई पहला ही स्टेटमेंट सही हो गया। तो आप देख रहे हो ये सवाल है कैसे, कितने सिंपल सवाल है। यहां से 2 जलेबी कम कर दी और यहां 2 जलेबी जोड़ दी, इसका मतलब अब ए बी सी प्लेट में, तीनों प्लेट में 3 जलेबी हो जाएंगी। पहला ही स्टेटमेंट सही है। इस सवाल का गलत उत्तर तो मत देना भाई, कसम है तुमको, भगवान कसम है। चलो अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। पढ़ो भाई इस सवाल को। क्वेश्चन में कहा गया इफ एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 इज हाफ ऑफ द एलसीएम ऑफ एक्स वाई, मतलब 6 और 7 का जो एलसीएम होगा वो आधा होगा किसका, एक्स और वाई के एलसीएम से। तो अगर इन दोनों का तुम एलसीएम निकालोगे, तुमको पता है इनके बीच में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो सीधे दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। कितना आ गया? 42। इसका मतलब इनके एलसीएम से ये हाफ है, तो इनका एलसीएम कितना होगा? आप बोलोगे 84। इनका एलसीएम तो 84 होगा, एक्स और वाई का। इफ x इज 12 तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? यदि x 12 है तो y की वैल्यू क्या होगी? एक बात बताना यार, x अगर 12 है तो y की वैल्यू क्या होगी? तो 84 आ जाए। ऑप्शंस भी देख लिए हमने, साफ पता चल रहा है डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। रोना आ रहा है? क्यों रो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो भाई? हैं? कोई छोड़ के चला गया तुम्हें? y की वैल्यू कितनी आएगी? 7। 12 इंटू 7 84। यहां एक ऐसा नंबर ले लिया जो इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या है? 7। कितना सिंपल सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। बताइए भाई इस सवाल का क्या होगा आंसर। यहां पर बेस्ट अप्रोक्सीमेशन की बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा सन्निकट कौन सा है? 2.9 इंटू 7.49 अपॉन 11.51। बताइए भाई क्या होगा। आपने बोला सर अगर 2.5 से थोड़ा भी अधिक है तो ये क्या बन जाएगा? ये 3 बन जाएगा। थोड़ा मतलब पॉइंट भी कम होगा तो ये 2 बन जाएगा। ये बात तो हमको पता है कि नहीं पता? आपको पता है 2.5 से अधिक है, ये बन गया 3। ये 7.5 से कम है, अगर ये 7.5 से 1 पॉइंट भी कम होगा तो ये 7 बन जाएगा। 1 पॉइंट भी ज्यादा होगा तो 8 बन जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है तो आप बोलोगे 3 इंटू ये कितना हो गया? आप बोलोगे ये तो 7.49 है तो ये बन गया 7, और ये कितना बन गया? 11.51, ज्यादा है तो ये हो गया 12। आंसर आ गया 3 इंटू 7 अपॉन 12। क्लियर है? क्या आंसर आ गया? 3 इंटू 7 अपॉन 12। मुझे पता है कई बच्चे इसको भी ठोक सकते हैं, इसको भी दे देंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। गड़बड़ हो जाएगा भाई, थोड़ी सी भी गलती में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहां पे 7.49 की जगह थोड़ा भी ज्यादा लिखा होता
अगर यहां पे 7.2.9 7.59 लिखा होता और 11.5 लिखा होता, तब बताओ तब क्या होता। और आपके ऑप्शन चेंज कर दूं, 4 ऑप्शन दे दूं, 1 2 3 और 4, ये लो मैंने ये 4 ऑप्शन दे दिए, 1 2 3 4। अब आंसर क्या होता? अगर मैं आपको ऐसा सवाल दे दूं और मैं आपको ये 4 ऑप्शन दूं, 1 2 3 4, अब बताओ आंसर क्या होगा? तब आप बोलोगे सर ये तो इससे अधिक है, इसका मतलब ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा कितना 3, ये बन जाएगा 12, तो 3 इंटू 8/12, 8 3 24, 12 से काटा, कितना आंसर आया? 2। क्लियर है? अब आप आंसर बोल दोगे 2 इसका आंसर है। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए। इस सवाल का वैसे बेटा आंसर क्या है? इस सवाल का आंसर है आपका सी। अब आते हैं इस सवाल के ऊपर, पढ़िए इस सवाल को। ये आपका वही है, ज्योमेट्रिकल शेप का सवाल है, सॉलिड अराउंड अस जो मैंने टॉपिक बताया था उसी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। जया इज स्टडिंग इन क्लास 1, टीचर गेव हर सम पिक्चर्स कार्ड, बैटरी ऑफ द क्लॉक, ऑरेंज, आइसक्रीम कोन, कैंडल, बुक, स्टील ग्लास। टीचर आस्क्ड जया टू पिक ऑब्जेक्ट्स दैट ऑफ सिमिलर शेप। सिमिलर शेप के होने चाहिए। शी पिक्ड द फॉलोइंग बैटरी ऑफ क्लॉक, कैंडल और स्टील ग्लास। उसने इन 3 को पिक किया, क्लॉक की बैटरी, कैंडल और स्टील ग्लास को। शी हैज कैटेगराइज्ड देम टुगेदर एज दे हैव अ कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ। बताइए क्या आंसर होगा? पढ़ तो लिया हमने सवाल, क्यों उठाया उसने इन तीनों को? ये तो बताओ किस आधार पर, समान विशेषता के आधार पर। कौन सी समान विशेषता है? आप एक बात बताओ, अगर मैं बैटरी की बात कर रहा हूं तो आपने तो बैटरी देखी है, वो किस शेप की होगी? सिलेंड्रिकल शेप की है बेटा। बैटरी किस शेप की होगी? सिलेंड्रिकल शेप की। दूसरा क्या है? ऑरेंज। आप बताओ भाई ऑरेंज किस शेप का होगा? आप बोलोगे स्पेरिकल शेप का, स्पेरिकल शेप का। कैंडल की बात की गई, कैंडल कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप की, सिलेंड्रिकल शेप। बुक की बात की गई, बताओ भाई बुक का शेप क्या होगा? आप बोलोगे क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल शेप। और अगर स्टील ग्लास की बात की गई तो स्टील ग्लास भी किस शेप का होगा? सिलेंड्रिकल। तो भाई इन तीनों को उसने क्यों पिक किया है? इन तीनों को उसने पिक किया है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स की वजह से। बेलनाकार वस्तुएं हैं ये वस्तुएं क्या हैं? बेलनाकार हैं। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल लगा होगा। आइए भाई इस सवाल को समझते हैं। देखना, क्लॉक वाला सवाल है, एंगल फाइंड करने का सवाल है, क्लॉक का सवाल है। देखिए सब, देखिए आप समझते हैं कि भाई 2 तरह के हैंड होते हैं। एक होता है आवर एंड, मतलब हमारी कौन सी सुई? और एक होता है मिनट एंड। तो मिनट हैंड क्या है? मिनट की सुई। अब जरा तुम एक बात बताओ, अगर मैं एक क्लॉक की बात करूं तो इस क्लॉक में जो पूरा का पूरा सर्कल ये बना लेगी घड़ी, तो कितने एंगल पे घूमेगी? पूरे 360 डिग्री। तो अगर मैं मिनट एंड, आवर एंड की बात करूं तो भाई आवर वाली घड़ी आपको पता है कितने? 12 घंटे होते हैं। इसका मतलब 12 आवर 360 डिग्री। 12 आवर वो घूमती है, 360 डिग्री बनाती है। तो 1 घंटे में कितनी डिग्री? आप बोलोगे 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है। ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? आवर एंड की। अगर मिनट एंड की बात होगी तो बताना भैया, पूरा का पूरा कितना? 60 मिनट लेती है। तो भाई 60 मिनट में वो कितना रोटेट कर रही है? 360 डिग्री रोटेट कर रही है। तो 1 मिनट में कितना रोटेट किया उसने? आप बोलोगे 6 डिग्री। बस सवाल में यही पढ़ना है कि सवाल पूछा कैसा गया है। आपसे सवाल पूछा गया है कि भाई 6 AM से लेके 3 PM, मतलब 6 AM से 3 PM जो उसका आवर एंड है, उसने कितना करेक्ट क्लॉक बिटवीन एंगल, क्या एंगल बनाया? बताओ भाई। तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा भाई ये कितने घंटे हो गए। 1 घंटे में 30 डिग्री बनाता है, तो बताओ भाई कितना आवर हो रहा है? आप साफ देखने को पता चल रहा है 9 घंटे हो रहे हैं। साफ पता चल रहा है कितना घंटा हो रहा है? 9 घंटा हो रहा है। भाई 6 बज रहा है, 6 और 6 12 बज गए, 12 AM।
6 घंटे के बाद कितना बच गया, 12 AM। और भाई 3 घंटे के बाद क्या बच गया, 3 PM। तो 6 और 3 9 घंटे। अगर 1 घंटे का 30 डिग्री है तो 9 घंटे का कितना होगा, 270 डिग्री। इस सवाल का उत्तर क्या है, 270 डिग्री, सी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए इसका पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मैं अभी बता दूंगा। आइए भाई इस सवाल को पढ़िए। ये सवाल बहुत ही अच्छा है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, इसको अच्छे से अपन देखेंगे। एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याएं में है कि क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता। रेक्टेंगल विथ साइड ओनली अ नेचुरल नंबर हैविंग एरिया 24 सेंटीमीटर कैन नॉट हैव पेरीमीटर। अब आप बताओ एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना है 24। इसका मतलब अगर मैं बोलूं मैंने लेंथ मानी, मैंने इस सवाल में क्या कर दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने मानी लेंथ अगर 24 है और ब्रेथ अगर 1 है तो 24 सेंटीमीटर हो गया। अगर मैंने लेंथ 12 मानी और इसको 2 माना तो अभी 24 सेंटीमीटर हो गया। हुआ कि नहीं, 8 माना और इसको 3 माना तो भी 24 सेंटीमीटर हो गया। इसको 6 माना और इसको 4 माना तो भी 24 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई हमने पॉसिबिलिटी के हिसाब से लेके चल रहे हैं कि भाई अगर ये 24 है तो ये 1 है, ये 12 है तो ये 2 है, ये 8 है तो ये 3 है, ये 6 है तो ये 4 है। इसका उल्टा भी हो सकता है ना। लंबाई 4 ब्रेथ 6, लंबाई 3 चौड़ाई 8, इसका उल्टा भी लिख सकते हो। अब आप एक बात बताओ, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, पेरीमीटर क्या होता है 2l+b होता है। तो अगर इसका तुम पेरीमीटर निकालोगे तो आप बताओ 12 और 2 कितना हुआ, 14 दूनी 28 पेरीमीटर आएगा। इसका 8 और 3 11 दूनी 22 पेरीमीटर आएगा। 6 और ये इसका 20 पेरीमीटर आएगा। इसका पेरीमीटर 50 आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि 20 भी है, 22 भी है, 28 भी है। क्या नहीं हो सकता, आंसर है 25। इस सवाल का आंसर क्या है 25। 25 पेरीमीटर नहीं हो सकता, कैसे भी नहीं हो सकता। क्लियर है। चलो अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए अगला सवाल। ये सवाल इंग्लिश में गलत लिखा है, हिंदी में ये सवाल सही है, तो इंग्लिश में इस सवाल को सही कर लो। ये 400 होगा, हिंदी में ये सवाल 400 किलोमीटर है ना, तो यहां भी 400 करो। अब बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा। चलिए पढ़िए भाई सवाल को। सवाल में लिखा क्या है, अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट 400 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अगर मैप और ग्राउंड की बात हो रही है, अगर मैप पे 1 सेंटीमीटर है तो वो ग्राउंड पर कितना है, नक्शे पे 1 सेंटीमीटर ग्राउंड के 400 किलोमीटर के बराबर है। क्लियर है भाई। तो आपसे बोला गया है कि अगर दो सिटीज 3400 किलोमीटर अपार्ट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पर 3400 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो बताओ भाई मैप पर कितने सेंटीमीटर की दूरी पर होंगी। हे भगवान, सवाल के नाम पे क्या है, कलंक है। आप अगर देख पा रहे हो 400 किलोमीटर अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 3400 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर, बटे में कर दो 400, यही निकलेगा 34/4 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ रहा है 34/4। भाई कट करोगे तो आंसर क्या आएगा 8.5 सेंटीमीटर। अगर आपने 4 से इसका डिवाइड किया तो ये क्या आ गया 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सभी बच्चे एकदम सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे हट रहा है साया। तुमने जब सही उत्तर बताया। आइए इस सवाल पर, इस सवाल को देखिए, देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसको जल्दी फटाफट सॉल्व करते। बोलो भाई क्या है इस सवाल में। 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप पहले 100 मीटर को पूरा करने में 14 सेकंड लगाता है, अगले 100 मीटर को पूरा करने में 2 सेकंड बढ़ जाते, फिर अगले 100 मीटर में फिर 2 सेकंड बढ़ जाते। यही प्रक्रिया समाप्त करता है, इसी प्रक्रिया में वो दौड़ रहा है। तो बताओ भाई दौड़ पूरा करने में उसे कितना समय लगा। आप एक खुद बात बताओ, 800 मीटर है, इसका मतलब 100 ये लो हो गए 800 मीटर। पहले में उसने लगाए 14, फिर लगाए होंगे 16, फिर लगाए होंगे 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24,
फिर 26, फिर 28। तुम बताओ है कि नहीं, हाँ या ना? ऐसे लगाया होगा, पहले 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26, फिर 28। एक तरीका यह है कि इन सबको आपस में जोड़ दो, इन सबको आपस में जोड़ लो। अब दूसरा तरीका क्या है इसको समझने का, कि ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। आपको समझ में आ रहा है बेटा? मीन क्या होता है? आप बोलोगे सर मीन और मीडियन बराबर होता है कब? जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए रहते हैं तो मीन और मीडियन बराबर रहता है। मीन का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब क्या होता है? एवरेज। माध्य का मतलब होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर मुझे सम निकालना है तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा? मीन इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, यही तो करूंगा। तो मुझे तो देख के ही समझ में आ रहा है कि अगर मीन मीडियन बराबर है इस वाले टर्म्स के अंदर, तो मैंने समझ लिया भाई 14, 16, 18। अगर मैंने इनकी मिडिल टर्म्स निकाली, 3 इधर से छोड़े, 3 इधर से छोड़े, 20 और 22 के बीच में कौन सी टर्म्स आ गई? 21। इसका मतलब इनका एवरेज कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। 21 एवरेज आ रहा है कितनी टर्म्स? 8। 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, यही इसका सम आ गया 168। बताओ बेटा, अगर ऐसे करना सीखोगे तो और जल्दी कर लोगे, है कि नहीं? अब 168 सेकंड है, 168 सॉरी सेकंड है। 168 सेकंड का मतलब हो गया 120 सेकंड और 48 सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 मिनट 48 सेकंड। यही सवाल का उत्तर है आपका। सेकंडों में आंसर बताओगे, क्या बात है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? आओ भाई अगले सवाल पर। ये रहा आपका अगला सवाल, नंबर सीरीज का क्वेश्चन। पढ़िए इस सवाल को, करिए सॉल्व, दिमाग लगाइए। देखो बेटा, यहां पर आपको समझना क्या है, जब नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो आपको पहले सबसे पहले ये देखो कि भाई कोई नंबर प्लस या माइनस, मतलब इनमें कॉमन डिफरेंस है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, क्या इन सभी में कोई कॉमन डिफरेंस है? क्या कॉमन डिफरेंस हो रहा है क्या? दूसरा आप देखोगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, कि क्या ये पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं क्या। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली सीरीज आपको अलग से दिख जाएगी, सीधे वो दुगनी तिगनी चौगनी होती है। आप बोलो क्या ये इससे एकदम से बढ़ रहा है कि एकदम से घट रहा है? नहीं, इसका मतलब यहां प्लस माइनस हो सकता है। क्लियर है? तीसरा टाइप क्या होता है? पहला दूसरा। तीसरा टाइप क्या होता है? आप स्क्वायर्स को देखते हो कि ये कोई स्क्वायर तो नहीं है। अब स्क्वायर में प्लस माइनस 1 करते हो, प्लस माइनस कोई नंबर कर दोगे। क्लियर है? तो मैंने आपको बोला कितने टाइप की सीरीज बनती हैं, आप स्क्वायर को देखोगे, या तो फिर स्क्वायर में ही प्लस माइनस कोई नंबर हो रहा होगा। पांचवा आप क्यूब को देखोगे, या क्यूब के अंदर ही कोई नंबर प्लस माइनस हो रहा होगा, है कि नहीं? या तो फिर इनके अलावा और भी सीरीज होती हैं, बहुत तरह की सीरीज बनाई जाती है। आप सबसे पहले देख रहे हो कि भाई ये जो आपके नंबर्स लिखे हैं, यहां पर इनका डिफरेंस सबसे पहले देख लो। मेन है इनका डिफरेंस। 10 में से 1 गया 9 और 11 में से 2 गया 8, 89। यहां देख लो डिफरेंस कितना आ रहा है, 89। तो 100% इसका भी डिफरेंस क्या है? 89। यहां पर सबका डिफरेंस 89 आ रहा है, तो बस क्या कर दो, 343 में से 89 को माइनस कर दो, वही यहां पे नंबर आएगा। कितना आंसर आ गया बताओ? 554। बहुत ही बढ़िया आंसर आ गया 554। आपकी नेक्स्ट टर्म कितनी है? 554। बहुत ही बढ़िया। चलो अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए भाई इस सवाल को। इस सवाल में क्या लिखा है, एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य कितना है? 74 है। तीनों विषयों में 70, 75 और 80 अंक प्राप्त किए हैं, तो उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषय में कितने अंकों का माध्य क्या है? आपको अंकों का माध्य बताना है। चलो भाई बहुत ही बढ़िया। अब इस सवाल को तुम कैसे करोगे? 2 तरीके से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। देयर आर 2 वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला तरीका क्या है कि 74 उसको 5 अंकों 5 सब्जेक्ट में मिला है, 5 विषयों में उसका माध्य कितना है? 74। तो आप क्या करोगे, 3 से 5 से इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल आपका सम निकल के आ जाएगा। सम निकल के आ गया 5 चौक 20, 0 2 35 370। ठीक है, टोटल कितना आ गया? 370। और अगर आप देखोगे 3 विषयों में भाई उसके पास कितने नंबर हैं? 70, 75 और 80, ये उसने प्राप्त किए हैं।
तो टोटल उसने कितने प्राप्त कर लिए? बस भाई 370 में से 225 को माइनस कर दो, 145। 145 को, अब ये जो 145 है बेटा, ये दो विषयों का सम निकला है, तो 145 को 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ गया? आप बोलोगे 72.5। एक तो ये तरीका है जो बेसिक आपने किताबों में भी देखा है और कई जगह पे आपने पढ़ा है। अब आप दूसरे तरीके पे आइए। एक तो तरीका यह है कि इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि भाई उसको 5 विषयों में कितने नंबर मिले हैं? 74 उसका माध्य है, उसका एवरेज है 74। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उसको पांचों विषयों में 74 नंबर मिलने चाहिए थे, तो उसका एवरेज क्या होता? 74 ही होता। लेकिन क्या हुआ, यहां पे पहले में उसे 70 मिले, इसमें उसे 75 मिले, इसमें उसे 80 मिले। तो अब इन दोनों में उसको कितने नंबर मिलने चाहिए? आपका एवरेज क्या रहना चाहिए, ये देखना है। तो अब आप अच्छे से देखो इसको। आप ये देख पा रहे हो कि यहां पर इसको कितने कम नंबर मिले हैं? आप बोलोगे -4। यहां पर कितना? +1। यहां पर कितना? +6। इसका मतलब आपने देखा 6 और 1 7, 7 में 4 गए, कितना बचा? 3। 3 बचा। ये 3 एक्स्ट्रा हैं। इन एक्स्ट्रा को कम करने के लिए 3 को 2 भागों में बांट दिया, इसका मतलब 1.5। तो बस बेटा यहां पर पहले वाले में भी 1.5 कम कर दो, दूसरे में भी 1.5 कम कर दो, इसका मतलब उसको 72.5 और 72.5 उसका एवरेज रहा होगा। यही सवाल का उत्तर है। क्लियर है? दोनों तरीके आपको समझ आ गए, दोनों मोड आपको समझ आ रहे हैं। ये तरीका भी अच्छा है, वो तरीका भी अच्छा है, जिससे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो। आंसर इसका क्या होगा? 72.5। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करिए भाई इस सवाल को अच्छे से सॉल्व। देखिए इस सवाल को, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ द मॉर्निंग वॉक ऑफ हर्षित, अनीमा और जोसेफ पर्टिकुलर डेज। हर्षित कितने बजे? 5:32 AM पे चलता है, 6:49 AM पे एंड करता है। 5:27 पे चली, 6:37 पे अमीना ने एंड कर दिया। जोसेफ ने 6:06 पे चलता है और ये 7:31 पे रुक जाता है। इसका मतलब क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये आपके 4 ऑप्शन है, तो यहां पर आपको देखना होगा कि यार इनका अंतर कितना है। तो अगर मैं हर्षित की बात करूं तो हर्षित का कितना अंतर है देखो, तो आप बोलोगे सर हर्षित का अंतर यह है, 6:49 में से 5:32 को माइनस कर दोगे, यही हर्षित का अंतर है। 6:49 में से 5:32 माइनस कर दोगे, यही हर्षित का अंतर आएगा। अमीना का अंतर क्या आएगा? 6:37 में से 5:27 माइनस कर दो, ये अमीना का अंतर आ गया। समय आ गया, कितने समय चली। ऐसे ही जोसेफ का क्या आया? 7:31 में से 6:06 माइनस कर दो। बताओ भाई कितना आ रहा है? ये आ गया 1 घंटे 17 मिनट। 1 घंटे 17 मिनट। ये आ गया 1 घंटे 10 मिनट। और ये आ गया 1 घंटे 25 मिनट। ये लो, जोसेफ का समय 1 घंटे 25 मिनट, हर्षित का है 1 घंटे 17 मिनट, अमीना का है 1 घंटे 10 मिनट। चारों ऑप्शन को देखो भाई, हर्षित और अमीना का सेम ड्यूरेशन है वॉकिंग का, गलत है पहला। जोसेफ वॉक्ड 8 मिनट मोर देन अमीना, क्या जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज्यादा चला है? ना, गलत। तीसरा ऑप्शन, जोसेफ वॉक्ड 15 मिनट मोर देन हर्षित, क्या हर्षित से 15 मिनट ज्यादा है? नहीं, गलत। अमीना वॉक्ड फॉर द लीस्ट ड्यूरेशन, सही है, सबसे कम समय में अमीना चली है, 1 घंटे 10 मिनट। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं? चलो भाई बहुत ही बढ़िया। आ जाओ यार अगले सवाल पे। इस सवाल को देखो, मैंने कहा डिवीजन का सवाल आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, तो इस सवाल को अच्छे से देखिए। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है भाई। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पहले भी सवाल आ चुका है ऐसा, देखिए फिर से आया है। अब देखो यार, डिविडेंड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब भाज्य बराबर
आपको क्या क्या दे रखा है, भाजक दे रखा है इनटू भागफल प्लस शेषफल। सवाल के नाम पे क्या है, कुछ भी नहीं है। अभी तक तो तुम उत्तर दे भी चुके होगे। क्या आंसर आ रहा है इसका बताओ। इसका आंसर बच्चे बता रहे हैं 85 आ रहा है। जिसका नहीं आ रहा वो देखें। आपको डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर इन तीनों का रिलेशन कुछ दे रखा है। सवाल में बोल रखा है जो डिवाइजर है वो कोशेंट का 5 गुना है और रिमाइंडर का 4 गुना है। जैसे ही आपने देखा 5 गुना और 4 गुना, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इसका मतलब इसको 20 मान लिया। इसका 20 मान लिया, ये इसका कितना है, कोशेंट का 5 गुना है, इसका मतलब कोशेंट है 4 और रिमाइंडर का 4 गुना है, इसका मतलब ये है 5। बस बेटा फॉर्मूला यही है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आंसर आ गया 85। बहुत ही बढ़िया, क्लियर है। आओ भाई अगले सवाल पे। ये रहा आपका अगला सवाल। बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। द सेकेंड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 5 नंबर्स इज 49। What is the product of even number is these number। एक बात बताओ, 5 नंबर है, अगर ये सेकंड 49 है तो पहला 48 होगा, इसके बाद 50 होगा, इसके बाद 51 होगा और 52 होगा। इवन नंबर कौन से नजर आ रहे हैं, ये है इवन नंबर, ये है इवन नंबर, ये है इवन नंबर। बस बेटा 48 इंटू 50 इंटू 52। बताओ भाई क्या आंसर है, करो फटाफट मल्टीप्लाई, क्या आंसर होगा। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2400 इंटू 52। 2 जीरो आ गए, 24 दूनी 48 की 8 हासिल आई 4, 24 पंजे 120 और 4 124। आंसर आ गया 124800। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बताओ क्या है इन सवालों में, क्या ऐसा कुछ है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको समझना होगा भैया मैथ के सवाल को हमको कम से कम 40 से 50 सेकंड में सॉल्व करना है अपने पेपर में। और 40-50 सेकंड में सॉल्व करने का मतलब है प्रीवियस ईयर, जितना भी प्रीवियस ईयर है सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और वो लेसन पे कराऊंगा मैं, आप चिंता ना करें। क्लियर है भाई, डन है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। ए स्टील वायर फॉर्म अ स्क्वायर हुज एरिया इज 121 if the same wire is bent in the form of rectangle whose breadth is 8 centimeter then the length of the rectangle is। सवाल है क्या है ये, एक भाई स्टील का वायर है, मान लो ये है वायर स्टील का, इसका एरिया है 121। इसका मतलब इसकी साइड कितनी हो गई, 11 11 11 और 11। भाई साइड का स्क्वायर ही तो इसका एरिया होता है, तो कुल मिला के इसका पूरा परिमाप क्या हो गया। अगर इस पूरे वायर की बात करूं तो ये तो 44 सेंटीमीटर का हो गया, हुआ कि नहीं। आप बताओ, इसी वायर से एक रेक्टेंगल बना दिया, इसका परिमाप है 44 और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l + b। बोलो तो अब बताना जरा, आप अगर 2 से भी इसको काट दोगे तो 22 = l + 8, l = कितना आ गया 14। यही इस सवाल का उत्तर है। l कितना है 14 सेंटीमीटर। वैसे भी तो तुम देख के बता सकते हो कि अगर ये 44 है, 8 में ऐसा मैं क्या जोड़ दूं, ऑप्शन को देख के समझ में आ जाएगा। 8 में 14 जोड़े 22 हो गया, 22 दूनी 44। क्लियर है। चलो भाई ये लीजिए अगला सवाल, फ्रैक्शन का सवाल है। देखिए भाई इस सवाल को अच्छे से, यहां भी मैं 2 तरीके से इस सवाल को सॉल्व कराऊंगा। आपको फ्रैक्शन क्या दे रखा है, 1/2, 1/3, 4/5, 5/6 और 3/4। सवाल में करना क्या है, सवाल में है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। एक तरीका ये है कि भाई सीधे कट करो, 2 से काटा 1 को तो 0.5, 3 से काटा उनको तो 0.33, मैंने 3 मान लिया। इसको इससे काटा 0.8, 6 से काटा 0.83 आ रहा है, अगर 4 से काटेंगे तो 0.75 आएगा। हमने क्या कर लिया, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर दिया और यहां से देख लिया सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा नजर आ रहा है 5/6 और सबसे छोटा नजर आ रहा है 1/3। यही इस सवाल का उत्तर है। सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये तो हो गया पहले एक तरीका। अब ये तरीका आपको पसंद जरूर आया होगा, लेकिन अगर मान लो यहां पर बहुत बड़े बड़े फ्रैक्शन लिखे होते, नंबर्स बहुत बड़े बड़े होते, तब क्या करते, तब डिवाइड करना इतना आसान होता क्या, नहीं।
तब आप डिवाइड नहीं कर पाते, इस तरीके से बेटा सॉल्व नहीं कर सकते थे। फिर आप समझेंगे दूसरे तरीके को, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्रैक्शन, या कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, असेंडिंग डिसेंडिंग, सब इस कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे। पहला स्टेप क्या है इस कॉन्सेप्ट का? स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप है कि आपको डिफरेंस निकालना है। किसका? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालिए। मैं मॉडुलस का साइन लगा रहा हूं जिससे तुमको ये ना लगे कि माइनस का साइन है। तो पहला स्टेप है डिफरेंस निकालो। दूसरा स्टेप है कि जो इसका न्यूमरेटर होगा उस न्यूमरेटर से इस डिफरेंस को डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर से डिफरेंस को डिवाइड कर दो। और तीसरा स्टेप है वैल्यू के अकॉर्डिंग देख लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आप कहोगे सर समझ नहीं आया ये क्या लिखा आपने, अभी समझाता हूं। 1/2, 1/3, 4/5, 5/6 और 3/4। देखो ये फ्रैक्शन इतने छोटे हैं ना कि जिसमें ये करने का आपको लगेगा इससे बेटर ऐसे ही कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। कई तरीके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बच्चे चेक करते हैं, ऐसा भी आपने सीख रखा होगा। मैं आपसे कह रहा हूं ये तरीका सबसे बढ़िया है। अगर फ्रैक्शन कितना भी बड़ा नंबर आपको दिया जाए तो भी कर लोगे। यहां पर देखो इनका डिफरेंस देखो कितना आया, 1। इनका डिफरेंस देखो 2, इनका डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1। क्या करना था? सबसे पहले डिफरेंस निकालना है, उसके बाद न्यूमरेटर से डिफरेंस को डिवाइड कर देना है। 1 से 1 को डिवाइड किया, वैल्यू आई 1। 2 से 1 को डिवाइड किया, वैल्यू आई 0.5। 1 से 4 को डिवाइड किया, वैल्यू आई 4। 1 से 5 को डिवाइड किया, वैल्यू आई 5। 1 से 3 को डिवाइड किया, वैल्यू आई 3। वैल्यू के अकॉर्डिंग देख लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। साफ पता चल रहा है सबसे बड़ा 5/6 है और सबसे छोटा 0.5 वाला 1/3। लो भाई ये तरीका भी अच्छा है और इस तरीके को जरूर आजमा लो, क्योंकि ये तरीका बड़े से बड़े फ्रैक्शन को सॉल्व करने में काम आता है। अगर यहां पे ये छोटे फ्रैक्शन नहीं होते, ये 1/2, इसकी जगह 41/42 लिखा होता, या यहां पे 21/23 लिखा होता, 24/25 लिखा होता, 25/26 लिखा होता, 83/84 लिखा होता, तब क्या करते? तब तुम डिवाइड कर पाते? बोलो। या तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाते? नहीं कर पाते। ना क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा होता ना डिवाइड हो रहा होता। तब आपके पास यही वाला कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा होता। तीनों तरीके सीख लो। पहला डिफरेंस निकालना है, दूसरा न्यूमरेटर में डिफरेंस को डिवाइड कर दो, तीसरा उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग देख लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। अगले सवाल पे चलते हैं। ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने। हाउ मेनी वेज 36 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सवाल को देख के ही मुझे पता चल गया कि इसका मतलब क्या है। ये एक फैक्टर का सवाल है, यहां पे फैक्टर वाला ही चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उसी से सॉल्व होगा। बोलो बताओ, कहो। आप बोलोगे सर 36 अगर स्मॉल स्क्वायर है, और स्क्वायर क्या है? 1/1 है, इसका मतलब एक स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब 36 स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? ये तो इसका एरिया आ रहा है, अब इनको अरेंज करना है, एरिया यही बनना चाहिए। आप बोलोगे कैसे अरेंज करें? 36 × 1। दूसरा तरीका देखो, यहां पर मैं छोटे नंबर लिखूंगा, मुझे बड़े नंबर पता चलते चलेंगे। ये क्या है? फैक्टर निकालने का पेयर वाला मेथड होता है। मैंने 1 से 36 को मल्टीप्लाई किया, 36 ही आएगा। 2 से देखूंगा तो 2 से कितने को करना पड़ेगा? 18 को। 3 से किया तो कितने को? 12 को। 4 से किया तो कितने को? 9 को। 6 से किया तो 6 को। यही 5 तरीके, इन 5 तरीके के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिसमें अपन इनको अरेंज करें और अपना एरिया 36 आए। केवल 5 तरीके हैं, 6 कैसे आंसर दे सकते हो यार? छठा तरीका कौन सा है बताना मेरे को। छठा तरीका कौन सा है? केवल 5 तरीके ही हैं, छठा तरीका तो नहीं है भाई। ऐसे कैसे कर दिया तुमने? आंसर क्या होगा? 5 होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, अगला सवाल देखें। ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल को करो। ये क्या है? लॉजिकल सवाल है। ये सवाल है लॉजिकल, थोड़ा सा लॉजिकल है। कई बच्चा इस सवाल को पढ़ के गलत कर लेगा कैलकुलेशन, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। इन अ क्लास देयर आर
30 स्टूडेंट सच दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट द बॉयज। मतलब 60 बच्चे हैं, उसमें जो लड़कियां हैं वो लड़कों की दुगनी है। अगर ये 2 हैं तो ये 1 है। और अगर इसको रेशियो में चेंज कर लिया, 3 से इसको काटा 20 बार, 20 गुना 2 मतलब 40 लड़कियां, और लड़के कितने हो गए? तो लड़के हो गए आपके 20। 20 हैं लड़के, 40 हैं लड़कियां। अपन ने इसको कर दिया। जो रोहित भाई साहब हैं वो ऊपर से 17वें नंबर पे हैं। रोहित क्या है? ऊपर से 17 पोजीशन पे। इफ देयर आर 9 गर्ल्स बिफोर रोहित, अगर रोहित से ऊपर कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां हैं। आप एक बात बताओ, ऊपर से रोहित 17वें नंबर पे है, ऊपर इसके 9 लड़कियां हैं, 9 गर्ल्स हैं। टोटल गर्ल्स हैं कितनी? 40। इसका मतलब माइनस कर दी मैंने 9, तो इसका मतलब क्या? 31 लड़कियां नीचे होंगी। मतलब अगर ये पंक्ति में खड़े हुए हैं तो इसके नीचे कितनी लड़कियां खड़ी होंगी? 31 लड़कियां। क्लियर है कि नहीं? चलो भाई, अब देखो, हाउ मेनी बॉयज आर रैंक्ड आफ्टर हिम। आपसे तो पूछा क्या है? लड़के पूछे हैं कि भाई कितने लड़के खड़े होंगे, आप बताना जरा। आप इस बात को समझ गए कि अगर रोहित 17वें स्थान पर है, हाउ मेनी बॉयज, कितने बॉयज हैं इसके बाद खड़े हुए। तो अब आप एक बात समझ गए कि सर अगर टोटल 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों में 17 बच्चे हटा दिए तो इसका मतलब 43 बच्चे बचे। इसका मतलब रोहित के बाद कितने टोटल बच्चे हैं? 43। अब 43 में तो 31 लड़कियां हैं, तो 31 को माइनस कर दो। हे भगवान, क्या हुआ ये? 43 टोटल बच्चे बचे, उसमें से 31 लड़कियां माइनस कर दो तो बॉयज कितने बचे? 12 बॉयज। इसका मतलब रोहित के बाद कितने लड़के खड़े हैं? 12 लड़के खड़े हैं। सवाल जबरदस्त है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन को बस समझना है, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपने अगर सवाल को नहीं समझा, आप इस सवाल का गलत उत्तर लगा दोगे, या फिर इस सवाल में आप समय ज्यादा लगा दोगे। 1 मिनट के अंदर सवाल को सॉल्व करना है आपको, लेकिन आप क्या करोगे? 1 मिनट से ज्यादा समय लगाओगे। ऊपर से कंप्यूटर की स्क्रीन है, पूरा का पूरा हॉल तो तुम देखते ही हो। तुम लोग ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हो, आधे बच्चे ना परफॉर्म अच्छे से नहीं करते। कंप्यूटर स्क्रीन ओपन होती है, वो ढंग से परफॉर्म ही नहीं करते, इधर उधर उनका ध्यान होता है। ये लड़का क्या पहन के आया है, अरे वाह यार इस रूम में तो, ये रूम बढ़िया है, हाँ ये सही है, ये रूम बढ़िया है, यहाँ ठंडा पानी नहीं है। अबे पढ़ लो, पढ़ाई कर लो और एग्जाम देना ढंग से। अगले सवाल पे आ जाओ। ये रहा अगला सवाल, टाइम वाला अगला सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करिए। पेपर 2 की भी कराएंगे बेटा सवाल, पेपर 2 पेपर 1 दोनों की क्लास होगी, बट अलग अलग करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि एक साथ नहीं हो सकती क्लासेस। जो भी कोई पढ़ा रहा है वो गलत पढ़ा रहा है। एक साथ कैसे पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी होगी? दोनों के सिलेबस भी अलग है, दोनों के टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी अलग है। आ जाओ भाई इस सवाल पर। ये सवाल भी ऐसा ही है, कंसेप्चुअल है, केवल पढ़ के समझना है। मैं हिंदी में तुरंत पढ़ देता हूं। साइमा बस स्टैंड पे 9:35 पे पहुंचती है। उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 पर निकल गई। इसका मतलब 9:25 पर एएम पर निकल चुकी है। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है, इसका मतलब 5 मिनट आगे चल रही है, तो कायदे से कितने बजे निकली होगी? क्योंकि इसमें तो ज्यादा दिख रहा है। तो बस निकली 9:20 एएम पर। एक्चुअल में बस कितने बजे निकली? 9:20 एएम पर। और बस कितने मिनट बाद आ रही है? उसकी आवृत्ति क्या है? 20 मिनट। 20 मिनट की है, मतलब हर 20 मिनट में एक बस आती है। तो अगली बस कितने मिनट में, कितने बजे आएगी? 9:40 पर, 9:40 एएम पर आएगी। तो साइमा अगली बस पकड़ने के लिए कितने समय की प्रतीक्षा करनी होगी? बस बेटा, साइमा पहुंची कितने बजे? 9:35 पे पहुंची है। आप बताना कितना मिनट लगेगा उसको? 5 मिनट का वेट करेगी बस, 5 मिनट बाद बस आ जाएगी। लो भाई सवाल खत्म, आंसर है डी ऑप्शन। क्लियर है? अरे क्या बात है। अगले सवाल पे आओ। इस सवाल को देखो भाई, ये सवाल तुम खुद ही सॉल्व करोगे, इस सवाल को तुम खुद ही सॉल्व करोगे। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1,001 प्लस 2,022
और प्लस क्या कर दिया 30333। इनमें से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दें जिससे क्या आ जाए 17069। क्या है बेटा ये सवाल के नाम पे, क्या बोले इस सवाल को? इसको भाई जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5, 3 0 6, 60356। इसको इसमें से घटा दो, आंसर आ गया। अब कौन सी ऐसी महान आत्मा है जो गलत घटा रहा है? बताओ भाई क्या आंसर आएगा, बोलो। बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर निकलेगा 43287। आंसर क्या आएगा 43287। कितना सिंपल सवाल था यार। आओ भाई इस सवाल पे चलते हैं, पढ़ो इस सवाल को। ये सवाल आपका किसका है? ये सवाल आपका मनी का है। हाँ, हमने मनी टॉपिक नहीं लिखा था, टॉपिक में हमने मनी लिखा था सिलेबस में। इसका भी सवाल आता है मनी का। देखो भाई इस सवाल को, इसका मतलब क्या है, हिसाब किताब का एक सवाल आएगा और ऐसा ही सवाल है, पढ़ो। रेट ऑफ द वेरियस, स्कूल की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों की क्या है, ये मूल्य दिए गए हैं। एक समोसा कितने रुपए का? 5 रुपए का। मूंगफली का एक पैकेट 6.5 रुपए का। गुलाब जामुन एक 7 रुपए का। ढोकला एक 8.5 रुपए का। एक बोतल नींबू पानी 11.5 रुपए की। कौन सी कैंटीन है, कहां मिल रहा है इतना सस्ता खाना, बताओ। क्या है सवाल? सुनैना ने एक समोसा खरीदा, मतलब 5 रुपए का एक समोसा खरीद लिया। 2 पैकेट मूंगफली के खरीदे, 6.5 का एक है तो 2 पैकेट 13 रुपए के हो गए। उसने एक गुलाब जामुन खरीदा, 7 रुपए का एक गुलाब जामुन खरीद लिया। और क्या किया उसने, एक बोतल नींबू पानी की खरीद ली। लो भाई 11.5 रुपए की उसने एक नींबू पानी की बोतल खरीद ली। 17 13 7 20 25 और ये 36.5। लो भाई इतना पैसा उसने खर्च कर दिया। 100 रुपए दिए, कितने मिलेंगे, हे भगवान क्या बोले। 36 घटाओगे तो 64.5 तो 63.5। डी ऑप्शन सही है। क्या है ये सवाल के नाम पे? आप बोलोगे सर उड़ा देंगे ऐसे सवाल, पूरे 15 सही जाएंगे। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर पढ़ना जरूरी है, तुम समझ नहीं रहे। प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझोगे, सवाल आते कैसे हैं। अब ये लो टाइम का एक सवाल है, देखो इस सवाल को, पढ़ो इस सवाल को। सवाल क्या है कि भाई एक ट्रेन है बेंगलुरु से चलती है। यहां पर आपको एएम और पीएम दे रखा है क्या इस सवाल में? नहीं, इस सवाल में एएम और पीएम कहीं नहीं लिखा। यहां पे लिखा है 23:55, यहां पे लिखा है 5:20, यहां भी आवर्स लिखा है, यहां भी आवर्स लिखा है, देखो इसमें भी। इसका मतलब क्या है, ये दोनों अलग अलग फॉर्मेशन में, ये 12 से ज्यादा में लिखा है, ये नॉर्मल लिखा है। तो अगर इसको पीएम मान रहे हो तो इसको एएम मानना, इसको एएम मान रहे हो तो इसको पीएम मानना। अगर मैंने इसको पीएम माना तो 23:55 को मैंने क्या लिख दिया 11:55। 11:55 पीएम 29 तारीख को चली बेंगलुरु से और गुवाहाटी पहुंच गई 2 जुलाई को 5:20 आवर पर। तो बताओ भाई टोटल कितना ट्रेवलिंग टाइम लगा। इस सवाल को करने में क्या है भाई, आपको पता है जो जून का महीना है उसमें 30 दिन होते हैं। तो भाई 29 से लेके 30 तक चली, फिर 30 के बाद वो 1, फिर 1 के बाद वो 2 तारीख को पहुंच रही है कि नहीं? अब आप बताओ, करेक्ट 24 घंटे लगे इसको। 24 घंटे के बाद सेम टाइम हो रहा होगा, फिर इसको 24 घंटे लगे 30 से लेके 1 तक, अभी भी सेम टाइम हो रहा है 11:55 पीएम, फिर 24 घंटे लग गए, है कि नहीं? तुम बताओ कहीं कोई दिक्कत है सवाल में? 2 तारीख को कहां पहुंच रही है, गुवाहाटी पहुंच रही है, कितने बजे 5:20। तो आप इसे क्या मान लो 5:20 AM। अब आप एक बात बताना, 11:55 हो रहा है, 5 मिनट और चला दो तो कितना हो गया 12 बज गए, फिर 5 घंटे 20 मिनट, तो टोटल कितना चला दिया यहां से यहां तक 5 घंटे 25 मिनट। बस बेटा सबको आपस में जोड़ दो, आंसर आ गया 24 और 24 48 और 5 53, आंसर आ गया 53 आवर्स 25 मिनट। ये लो बेटा, ये रहा आपका इस सवाल का जवाब। तो हमने क्या सीखा कि हर टॉपिक से एक एक सवाल आ रहा है, टाइम से और ज्यादा सवाल आते हैं, मनी का भी सवाल आता है। ऐसे ही हम जो आपके ऑनलाइन मोड में क्वेश्चन है उन्हें देखते चलेंगे। इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद उदय सर, ठीक है?
मेरा नाम है उदय, जो पहली बार मुझसे पढ़ रहा है, मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद उदय सर। यहां पर मैं अपनी इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा और इसके आंसर की के साथ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस क्लास में जुड़े रहने के लिए। हम जिस मंच पे पढ़ा रहे हैं, ये मंच जाना जाता है क्वालिटी एजुकेशन के लिए, क्वालिटी कंटेंट के लिए। प्रीवियस ईयर को हम सॉल्व करते चलेंगे। जितने भी सवाल पेपर 1 में आए और जितने भी सवाल पेपर 2 में आए हैं, दोनों की क्लासेस अलग अलग रखेंगे, एक साथ नहीं रखेंगे। एक साथ तो पढ़ा ही नहीं जा सकता, दोनों का सिलेबस अलग है, पैटर्न अलग है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आप सभी का। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।